यथा रुचि में समास है। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका उत्तर अपने मन में कैसे लाएंगे, पहले हम यहीं पे देखेंगे। यथा रुचि, इसका समास विग्रह क्या होगा? रुचि के अनुसार। क्या होगा? रुचि के अनुसार। यथा क्या है? यथा आपका प्रथम पद है और यथा जो है ये क्या है? उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में। यथा संभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथा समय में कौन सा समास है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका अर्थ प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है अव्यय, प्रत्यय, समास, संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधन अर्थ। स्वाधन अर्थ। आ और आ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन योग। क्या होगा? मनः धन योग। प्रथम शब्द के अंत में क्या आया है? विसर्ग। और द्वितीय शब्द के आदि में व्यंजन। तो विसर्ग का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पे विसर्ग संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हस्तलिखित की वर्तनी बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। कुमुदनी की वर्तनी भी बिल्कुल सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। आजीविका, क्या इसकी वर्तनी सही है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आजीविका की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो ये आपकी आजीविका की शुद्ध वर्तनी है। सत्याग्रह, इसकी वर्तनी भी बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा सही है। ज्योत्सना किस ऑप्शन में सही है? क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही है? नहीं। बी सही है? नहीं। सी सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा होगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? छत, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4 व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। का और शा के योग से बनता है। तो का के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? छत्री वाला छत्र। तो ये का के बाद आएगा हिंदी शब्दकोश में। त्रा जो है ता और रा के योग से बनता है। तो ता के बाद हिंदी शब्दकोश में कौन सा व्यंजन आएगा? त्रा आएगा। ज्ञा जो है ये जा और इया के योग से बनता है। तो जा के बाद हिंदी शब्दकोश में कौन से व्यंजन आएगा? ज्ञा आएगा। श्रा जो है ये सा और रा के योग से बनता है। तो हिंदी शब्दकोश में सा के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? श्रा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक के जितने भी व्यंजन है वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अर्ध स्वर किस व्यंजन को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए अर्ध स्वर किस व्यंजन को कहते हैं। तो या और वा को अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 है, जिनमें से 3 आपका मूल दीर्घ स्वर है और 4 जो है संयुक्त दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे आपसे मूल दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है। तो मूल दीर्घ स्वर जो है दीर्घ आ है, दीर्घ ई है और दीर्घ ऊ है। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या है? ए है, ऐ है, ओ है, औ है। इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य ए और अ व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आ जो है ये कंठ से उच्चारित होता है। उ जो है ओष्ठ से उच्चारित होता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध के बाद अर्ध विराम का चिन्ह नहीं लगेगा, तो ये वाक्य आपका गलत हो गया। क्रोध के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी नहीं लगेगा, तो ये वाक्य भी आपका गलत हो गया। क्रोध के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। चाहे जैसा भी हो अल्प विराम मनुष्य को दुर्बल बनाता है, पूर्ण विराम बिल्कुल सही है आपका। क्रोध के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह भी नहीं लगेगा। पूर्ण विराम तब लगाते हैं जब वाक्य आपका समाप्त हो जाता है तब। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।